नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेके आई हूँ और ज्योग्राफी की क्लासें सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें अवश्य देखें। आपको 1 बाय 1 सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो समय आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी की क्लासें डेली दे रही हूँ, क्योंकि अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी आपको एक बार अवश्य पढ़नी है और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं। और आप अपनी तैयारी के साथ साथ ये 2 काम भी अपनी तैयारी में अवश्य जोड़ लें। यानी आपको एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं। प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको प्रश्नों का लेवल पता चलता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता चलता है। और आपके अभी 2023 में ये जो जुलाई में आपका सीटेट हुआ था, उसमें आपके कारण और कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को अवश्य हल करना चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा हार्ड ही आपका हो रहा है। इसलिए एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए पेपर सेकंड थोड़ा क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। एनसीईआरटी आपको अवश्य ही पढ़नी है। कोई आपसे कहे कि बिना एनसीईआरटी के और सीटेट पास हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़ना होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चलो शुरुआत करते हैं। आपका पाठ का नाम है आज आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी पहले जो मनुष्य थे हमारे अतीत में, पास्ट में, वो क्या करते थे, पहले आखेट करते थे, ठीक है। यानी शिकार, आखेट का अर्थ होता है शिकार, फिर खाद्य संग्रह करते थे और फिर भोजन उत्पादन, यानी स्वयं भोजन उत्पादन करना उन्होंने कैसे सीखा। ये आपका तुषार है, तुषार की रेल यात्रा। तो चलो शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, पूरा चैप्टर, ठीक है। और जहाँ भी आपको नोट्स सही लगे ये लाइन, तो वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इससे कुछ दशक बाद आई बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यानी इस तरीके के प्रश्न उसके दिमाग में आने लगे कि क्या जब हमारे पास रेलगाड़ियाँ नहीं थी, बस नहीं थी, बाइक नहीं थी, तो उससे पहले हम यात्रा किस तरीके से करते थे? क्या इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता था? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी इंसान यात्राएं करता था। और पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में बात भी की है कि यात्राएं क्यों करता था। अब यह आपका आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? यानी आरंभ में भी मानव था तो वो इधर उधर घूमता था, यानी घुमक्कड़ था, घुमंतु, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके कई सारे नाम मिल जाएंगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यानी आपको ये वर्ष याद रखनी है, ठीक है। कितने साल पहले? 20 लाख साल, ठीक है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी उन लोगों को हम किसके नाम से जानते हैं? आखेटक या खाद्य संग्राहक। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। फल फूल है, ये फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। और इस तरीके से आपके यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि आरंभिक मानव को आप किस नाम से जानते हो? तो ये आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यानी जब वो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा दिनों तक रहते थे, वो कृषि उत्पादन नहीं जानते थे, खाद्य उत्पादन करना नहीं जानते थे। यानी वहाँ जो भी उन्हें मिल जाता था एक जगह पर, तो उसको वे क्या करते थे
कि वहाँ के जो जानवर थे, फल थे, पौधे थे, उनको खा करके समाप्त कर देते थे। तो जब एक जगह का खाना भोजन उनका समाप्त हो जाता था तो फिर वो उस यानी भोजन की तलाश में दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। यानी ये हम कारण है, ऐसा हम सोचते हैं कि ये जो जिन लोगों का ये शिकार करते थे, यानी जिन जानवरों का ये शिकार करते थे, तो वो तो मतलब स्थानांतरण करते रहते थे, तो फिर उनके पीछे पीछे ये लोग भी जाया करते थे। अब है आपका तीसरा कारण है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी एक कारण इनका ये भी हो सकता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, किन्हीं पेड़ पौधों पर शीत ऋतु में फल आते हैं, किन्हीं में ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, तो किन्हीं में बरसात के मौसम में फल आते हैं। तो इसी कारण यानी ये एक जगह से दूसरी जगह और मतलब भोजन की तलाश में जाते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों आदि नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कहीं नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी पानी की तलाश में भी ये लोग इधर उधर जाते थे, यानी यात्राएं करते रहते थे। थोड़ा हम फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ, लेकिन आप धैर्य के साथ पूरा चैप्टर अवश्य पढ़ें, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि प्रत्येक लाइन से आपका प्रश्न बनता है और एनसीईआरटी आपको धैर्य के साथ पढ़नी चाहिए, पूरी समझ के साथ पढ़नी चाहिए। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी प्रारंभ का जो मानव था हमारा, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी ये जो आखेटक मानव थे या खाद्य संग्राहक मानव थे, ये उन वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। यानी इन्होंने किस किस के औजार बनाए? पत्थरों के बनाए, लकड़ियों के बनाए और हड्डियों के बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी पत्थरों के औजार हैं वो क्या है, आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देखो, ये जड़ों को खोदने के लिए है और ये आपका वस्त्रों को सिलने के लिए है। यानी ये वस्त्र किससे होते थे? तो ये जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। अब मानचित्र 2 में आप देख सकते हो, ये देखो मानचित्र नंबर 2 है आपका, और इस तरीके से इनकी जो जगह थी। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कहीं पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब देखो हम मानचित्र देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखो, मैं आपको पहले दिखा दूं, ये यानी ये आपका जो रेड वाला है ये पुरापाषाणिक पुरास्थल है। ये आखेटक जो हमारे या खाद्य संग्राहक माने गए हैं, ये यहाँ रहते थे। नवपाषाणिक पुरास्थल ये महापाषाणिक है, ये आरंभिक गांव है और ये आधुनिक नगर है। इस तरीके से ये हमारे दिए गए हैं। ये देखो कुरनूल की गुफाएं, यहाँ भी ये आपके आखेटक ये रहते थे, ये हुस्की। इसके बाद ये आपकी नर्मदा नदी और ये है आपकी भीमबेटका, ठीक है। यानी ये बस इतनी ही जगह पर ये हमारे पाए गए हैं। और ये नवपाषाणिक पुरास्थल के हैं, ये ब्लू वाले आपके। आगे बढ़ते हैं हम। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पत्थर मिल सके। यानी ये एक ऐसी जगह ढूंढते थे कि जहां इन्हें पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी ये भीमबेटका कहाँ पाई जाती है? ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है।
इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यानी इन गुफाओं में रहने का सबसे मेन कारण यही था कि ये बारिश से भी बचाती थी, धूप से भी बचाती थी और हवाओं से भी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? तो अब आप सीधी सीधा समझ सकते हो कि एक तो गुफाएं थी, ये इन्हें बारिश, धूप, हवा इस सब से बचाती थी और साथ ही साथ जब नर्मदा घाटी थी तो यहाँ इन्हें जल भी मिलता था और जब जल के कारण मतलब इन्होंने इस जगह को चुना। ये आपका एक शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी ये जो शैल चित्र है ये कहाँ मिले हैं आपको? ये मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न बन भी जाता है। तो इस तरीके से आपको अपने प्रश्नों को देखना है। आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। यानी इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। आगे की खोज। ये मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, अभी हमने देखी थी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल ये कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यानी आग का प्रयोग उन्होंने किस लिए किया था? वो तो इन सारे कारणों के लिए इन्होंने किया होगा। और ये कुरनूल गुफा है। चलो हम इसको एक बार से फिर देखते हैं। ये देखो कुंडुल गुफा है। ठीक है, वैसे तो अभी हमने दिखाई थी आपको। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। आप बच्चों से इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हो। ओके, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को भी पुरा पाषाण काल कहते थे। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। उस मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। और इन सारी चीजों को हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अब है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी इस काल में मनुष्य क्या था कि मछली को भी अपना भोजन बनाने लगा था। मछली पकड़ना भी उसने सीख लिया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यानी मनुष्य ने सबसे पहले किन
अनाजों का उत्पादन किया, तो इसमें आपका गेहूं है, जौ है और धान है। और यहाँ से आपका प्रश्न भी पूछा जाता है। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा लगाकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। यानी सबसे पहले जो जंगली मतलब जो भी उनका जानवर था वो क्या था, कुत्ता था। ठीक है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। यानी इस तरीके से वे पशुपालक भी बन गए, कृषक भी बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? यानी इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालने का क्या कारण था। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कुत्ते क्यों पालते थे, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों का या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी किन लोगों का चयन करते हैं, किन जानवरों का चयन करते हैं, किन पौधों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो हिंसा नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। ये देखो दांत आपको दिखाए गए हैं, इनमें से आप बता सकते हो। इन दांतों को देखो, इनमें से, ठीक है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, बाद भेड़, बकरी आते हैं। यानी सबसे पहले कुत्ता और आपका गेहूं और जौ। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको नोट करने हैं और आपको याद भी रखने हैं। एक नवीन जीवन शैली, अब हम पढ़ेंगे एक नवीन जीवन शैली। ये अनाज के उपयोग है। अनाज का उपयोग किस किस रूप में होता है? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यानी जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था तो फिर खेती करने के लिए जब वो बीज बोता था तो फिर उसमें उसकी सिंचाई करना, ठीक है, खरपतवार हटाना, जानवरों से और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करना, फिर उसकी कटाई करना, फिर अनाज को संभाल कर रखना, ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको फिर एक ही जगह पर रहना उसने शुरू कर दिया। यानी जब उसने कृषि करना शुरू किया तो फिर उसने घुमंतु अपनी आदत को छोड़ करके एक जगह रहना शुरू कर दिया। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। यानी इस तरीके से ये अनाज को रखते थे कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में रखते थे या फिर टोकरियों में रखते थे और या फिर जमीन में गड्ढा खोद कर रखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ।
जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो और स्वयं भी विचार करके देख लीजिए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यानी प्रारंभ में जो कृषक थे और या पशुपालक थे तो उनके बारे में हम बात करेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। और यहाँ से आपके इस तरीके से प्रश्न भी बन सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी ये कृषक थे या नहीं थे, पशुपालक थे या नहीं थे, तो वहाँ जो वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, ये खुदाई करते हैं। खुदाई में उनमें जो पौधे मिलते हैं, पशुओं की हड्डी मिलती है, तो उनका फिर वो अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, यानी हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि ये किस जानवर की है। और ये जो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, तो इस तरीके से आपके यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरा-स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। ये के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। और ये आपका प्रश्न बनता है कि गर्तवास किसे कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब ये कश्मीर में है तो आग जलाने का काम ये अवश्य करते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बना हो, ये आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। यानी ये पुरापाषाण युग से क्या है, भिन्न है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। खोखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों सालों बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यानी पहले भी आपकी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था और आज भी किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखो नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, ये नवपाषाण युग के आपके उपकरण हैं, इन्हें आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ से ये नुकीले हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये आपका मिट्टी का बर्तन है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज सब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यानी नवपाषाण युग में उन्होंने कपड़े बुनना भी सीख लिया था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कहीं जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब यह है आपका सूक्ष्म निरीक्षण। आप मानचित्र में क्या ढूंढना है? आपको मेहरगढ़ ढूंढना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों
तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवित होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये देखो मेहरगढ़ का चित्र है और इसमें यानी ये 4 कमरे पाए जाते थे। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। मेहरगढ़ में ऐसी कहीं कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब कारण है, इसको हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये देखो, ये आपका बकरी का कंकाल है और ये आपके मनुष्य का कंकाल है। ये मनुष्य का है और ये आपके बकरी का है। अब है आपका अन्य यंत्र। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। और हम एटलस के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये देखो, आप चित्र देख पा रहे होंगे। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? यानी इनका क्या कोई और कारण हो सकता है? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न अवश्य पूछें। ये आपके उपयोगी शब्द हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग या कब्र। इन शब्दों को बच्चों से आप पूछ सकते हो। ये आपके बच्चों से करवाने के लिए एक्टिविटी होती है। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कहीं चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। और यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया? ये सीरिया से है। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। इस तरीके से आपको इन्हें नोट करना है। यानी लाल सागर से कौड़ियाँ हैं, भूमध्य सागर से सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यानी अभी तक मनुष्य ने पहिए का आविष्कार नहीं किया है। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो और स्वयं भी बताएं कि कौड़ियों और सीपियों का प्रयोग मनुष्य किस लिए करता था। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा की गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हो और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ। इस तरीके से आप यानी बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हो। और ये आपके अभ्यास प्रश्न है। इन वाक्यों को पूरा करो। ठीक है, ये आपके अभ्यास प्रश्न है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में और अगली टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन्हें आप अवश्य देखें। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, ये आपके मध्य पाषाण युग की तिथि है। ठीक है, ये कब से कब तक है? तो ये आपकी 12,000 से 10,000 साल पहले। और बचने की प्रक्रिया का आरंभ ये कब हुआ है आपका? ये 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग ये 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ ये लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है, ये आप बच्चों से चर्चा करवा सकते हो और स्वयं भी करके देख सकते हो कि इनमें क्या समानताएं थी। आओ करके देखें। ये आपकी इस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हो और ये आपका चैप्टर 3 है। तो इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।